तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क 2022 की। और हम बात कर रहे हैं 2004 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और निम्न कोडों का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। एक तरफ चिकित्सा के प्रकार दिए गए हैं तो दूसरी तरफ प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। जरा आप मुझे बताना चाहेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही जाएगा यहाँ पे। चंदा नेहा करें ज्वाइन। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब माना जाएगा। पहला करेक्ट जवाब है। देखिए, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है सन 1940 और 1950 के दशक में। समझते चलिएगा अच्छे से। व्यवहार चिकित्सा की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहल जब की गई थी तो 1900 में की गई थी। बाद में 1950 और 1960 के दशक में भी ये क्रिया प्रतिक्रिया रही है व्यवहार चिकित्सा को लेकर। परंतु व्यवहार थेरेपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो बीएफ स्किनर का नाम आता है। लेकिन बीएफ स्किनर यहाँ पे नाम नहीं है ऑप्शन में, तो किसका नाम जाएगा? जोसेफ वोल्फ का नाम जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जो थर्ड से मैच करेगा। समव्यवहार विश्लेषण की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें आप लोगों से बिहेवियर थेरेपी को लेकर, तो बिहेवियर थेरेपी है बेसिकली क्या चीज़, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मानसिक रोगियों के साथ काम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो भी बीमारी होती है क्लाइंट के अंदर, उस बीमारी को थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जाता है। उसको बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। और एक आपका आता है समव्यवहार विश्लेषण, ट्रांस बिहेवियर एनालिसिस कहा जाता है। एरिक बर्न का नाम आता है और एरिक बर्न का नाम पॉइंट नंबर 4 में है। ये अगर हम बात करें, ये जो विश्लेषण थेरेपी है ये लाई कब गई थी, तो याद रखिएगा 1950 में ये थेरेपी लाई गई थी। रिलेटिव थेरेपी की बात करें तो यहाँ पे इसका नाम आता है, रिलेटिव थेरेपी की अगर हम लोग बात करें तो नाम आता है विलियम ग्लासर्स का। ठीक है, ग्लासर का नाम आता है, ग्लासर का नाम आता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये यूज़ किया गया था 1965 में। 1965 में ये एक विधि विकसित की गई थी 1965 में। और उन्होंने मानसिक अस्पताल, जेल और जेलों में रिलेटिव थेरेपी का इस्तेमाल किया। ग्लासर ने इस विषय पर कई किताबें भी लिखी और इन्होंने एक विलियम ग्लासर इंस्टीट्यूट विकसित किया और एक टेक्निक के नाम से भी ये जाना भी गया, रिलेटिव थेरेपी को। तो ये याद रखेगा, इन शॉर्ट में इसको आरटी कहते हैं, इसको बीटी बोला जाता है, इसको क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी सीसीटी भी कहते हैं इसको। ठीक है। और उसके बाद आपका बचा समव्यवहार, तो इसको बोला जाता है टीए। ठीक है, इन शॉर्ट इसका नाम है, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों का ना क्वेश्चन नंबर 11। समव्यवहार विश्लेषण जो एरिक बर्न के द्वारा ये जो है थेरेपी दी गई थी, एरिक बर्न। और इस थेरेपी में बेसिकली लेन देन विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। अभी मैंने आप लोगों को विनिमय का सिद्धांत बताया था, तो याद रखिएगा जॉर्ज होमस का नाम आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अवलोकन डेटा के साथ फ्रायड ने इसका निर्माण किया था। तो ये एक विश्लेषण के रूप में एरिक बर्न ने एक थेरेपी, एक टेक्निक के रूप में दिया है। ठीक है, एक टेक्निक के रूप में दिया है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। एरिक बर्न ने ये डेवलप किया है मेथड और थेरेपी के रूप में। सर, या तो एरिक बैट ने लिखा हुआ है। एरिक बैक नहीं, एरिक बर्न। जब बैट ने, वो नाम वही है, नाम वही है आपका। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसकी इंग्लिश जो होती है BERNE होती है।
हम अगर इंग्लिश में जाके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ वही बात है, बेटने करके भी है, एरिक बेटने भी यही नाम आता है, ठीक है, और बर्न करके भी नाम आता है, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया मैडम, बताइए। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं जो है मीज़ो सिस्टम के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया भी है मीज़ो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम क्या हैं, इस पे मैं चर्चा आप सबसे कर चुका हूँ। जो ये लघु स्तर का है ना, ये बेसिकली माइक्रो है, और जो मध्य का है ये मीज़ो है, और जो बृहद स्तर पर है ये आपका माइक्रो है। क्लियर हुआ? ये कितने हैं मैंने ये भी बताया है, आप लोगों के क्लास आप लोगों के लिया था, 5 की 6 क्लाइंट था, क्लाइंट था। तो पहला 1 नंबर क्रम होता है, याद है किसी को, कोई बताना चाहेगा मुझे? क्रोनोमंडल, ठीक है। दूसरा, हाँ माइक्रो सिस्टम, वेरी गुड। तीसरा, नहीं, MA होगा, MA होगा, MI होगा ना, माइक्रो लघु आएगा ना पहले, फिर आएगा मध्य। आप नीचे से चल रहे हो, ऊपर से आइए। मैंने टाइम चेंजेस से लिया है, स्पेसिफिक लेवल से लिया है, जहाँ पे सोशल कल्चर पहले समाज को, फिर कम्युनिटी लेवल को ले रहा हूँ अब, ठीक है। अब मैं किसको ले रहा हूँ? कम्युनिटी लेवल को ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सो सिस्टम, उसके बाद मेजो सिस्टम, यहाँ पे ES होगा, कहीं डबल जड भी आप लगा सकते हो इसकी स्पेलिंग में, ठीक है ना। मेजो सिस्टम, स्कूल लेवल, शाबाश, बहुत बढ़िया। और 5वां क्या हो जाएगा? माइक्रो, ये वाला, ये हाँ। तो आप ऐसे भी चल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। हमने इस तरीके से है बड़े लेवल से, ठीक है। ये हाँ, आप कह सकते हो जो ये माइक्रो लेवल है, ये आप बता सकते हो कि फैमिली एंड क्लासरूम लेवल इसको कह सकते हो आप, ठीक है। ये स्तर है, ऐसे में हम इसको जो है देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी मैंने हाल ही में आप लोगों के क्लास लिया था पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में, याद है किसी को? नहीं हुआ था, चलो कोई बात नहीं, आप उसकी टेंशन मत लो। आप यहाँ पे एक नाम आता है जो है ब्रूनो फ्रेनर का नाम। ब्रूनो फ्रेनर्स एक इकोलॉजिकल सिस्टम फ्रेमवर्क दिया था 2005 में। कब? 2005 में दिया था। तो इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया था। अगर आप 6 भाग कहेंगे तो पहला सबसे नीचे आता है क्लाइंट, आप जिसको सेवार्थी बोलते हो। तो ये क्रम है, इस क्रम में आप दर्शाना। और यहाँ से देखिए, यही प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न यहाँ से एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं ब्रूनो फ्रेनर के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये मेथोलॉजी का एक टाइप है, एक प्रकार है, एक प्रश्न है जो हम यूज़ करते हैं लेन देन विश्लेषण के दौरान में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की जो भी परिस्थितियाँ बनती है उसमें हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो जो लघु स्तर का होगा वो किस लेवल का माना जाएगा, बताएं जरा। ओके, कौन सा ऑप्शन पॉइंट? केस वर्क आएगा लघु स्तर पे। तो यहाँ पे अगर फैमिली लेवल कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, कहीं फैमिली लेवल नहीं दिखाई, कहीं क्लासरूम दिखाई नहीं दे रहा, कहीं स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु अपंग शिशु की अगर हम बात कर रहे हैं, अपंग शिशु की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सेवार्थी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप इसको सामने से सामने मैच कर सकते हो? यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस सर। हाँ, यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। लघु स्तर पे हम यही काम करेंगे। देखिए मैं लिखवा चुका हूँ, इसलिए ध्यान से करिएगा। बात करते हैं मध्य स्तर का, मीज़ो। ये स्कूल लेवल का होता है।
जी, ग्रुप आता है सर इसमें? इसमें अगर हम बात करते हैं, ग्रुप आता है, कॉलेज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस आता है। तो आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज की भूमिका, पंचायत की भूमिका जल संग्रहण में होनी चाहिए या नहीं? हाँ सर। आना चाहिए। कैंसर कैंसर आएगा सर, समूह। एडमिनिस्ट्रेशंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ दो सर, शब्द याद पंचायत करना। भी आएगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशंस और कॉलेज। अब बात करते हैं जैसे कैंसर के अम्ल सहायक समूह के साथ। देखिए जो अम्ल सहायक समूह, ये बेसिकली बड़े पैमाने पर समाज को देखने की बात होता है, माइक्रो लेवल का। आपको बता दूं, ये बेसिकली जो है सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे आप अगर कैंसर के अम्ल सहायक समूह, इसने कहा मदद को लेकर, अगर सहायक समूह जैसे मैं कोविड-19 के समूह के साथ कार्य करना, अगर ऑप्शन में बना दूँ तो कोविड-19 का जो समूह के साथ कार्य करना होगा वो मध्य स्तर का नहीं होगा, वो बृहद स्तर पर होगा, वो वैश्विक लेवल का है। तो जहाँ पे आप किसी भी बीमारी का आप जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं, वो बृहद स्तर का होता है, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना। तो ऑप्शन यहाँ पे सामने सामने का मैच हो रहा था, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आप सभी को समझ में आए हैं कि नहीं समझ में आए हैं, बताएं जरा एक बार मुझे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान दीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने। बताइए, चिकित्सा की गेस्टाल्ट प्रणाली के साथ निम्न में से कौन सा संबंध है? सिगमंड फ्रायड का नाम पता है आपको, बी.एफ. स्किनर का नाम पता है, कार्ल रोजर्स का नाम पता है, तो बताइए बचा कौन? सी ऑप्शन। क्या मुझे सारे के बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा? बताइए। नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहे। तो परिवार के सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो समाधान के लिए गेस्टाल्ट प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, गेस्टाल्ट प्रणाली। जी, थोड़ा सा तेज बोले आप, आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही है। देखिए, ये जो गेस्टाल्ट थेरेपी है या गेस्टाल्ट जो सिस्टम है, ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बल देती है। यहाँ पर वर्तमान क्षण में व्यक्ति के अनुभव, क्लाइंट सेंट्रल्ड रिलेशन, किसी भी व्यक्ति के जीवन के पर्यावरण और सामाजिक संदर्भों को रिप्रेजेंट करता है। ये गेस्टाल्ट थेरेपी समग्र रूप से ये बात करता है। गेस्टाल्ट थेरेपी सन 1940 और 50 के दशक, 1940 और 50 के दशक, फ्रिट्ज पल्स, क्या नाम आएगा? फ्रिट्ज पल्स, नोट करिए, एंड लोरा पल्स, और एक नाम और आता है, ये देखिए फ्रिट्ज पल्स के ना पत्नी है लोरा पल्स। टास्क सेंट्रल्ड थेरेपी किसने दिया है? इन्हीं का नाम आता है। पहली बार जब गेस्टाल्ट थेरेपी लाई गई थी, सबसे पहली बार सही तरीके से, वह वर्ष था 1951। एग्जाम में यही वर्ष आएगा, यही पूछेगा। 1951 में एक गेस्टाल्ट थेरेपी की पुस्तक थी पहली बार। तो फ्रिट्ज पल्स और लोरा पल्स और साथ एक और व्यक्ति रहे, पॉल गुडमैन। क्या नाम था? वेरी गुड, इनकी भूमिका रही। जी बताएं। 1951 में इन्होंने दिया था। दशक समग्र स्थिति को देखने के लेकर जो चला है विकसित करने को, वो 1940 और 50 के बीच में हुआ है। एक्चुअली मेरी आवाज़ मेरे पास आपकी सही आ नहीं रही है सर। 2004 का है दिसंबर का। हाँ, क्वेश्चन पेपर 2004 का मैंने शुरुआत में बोल दिया है, दिसंबर 2004 का, ठीक है। आगे बात करें। देखिए यहाँ पे पारस्परिक हिंदू धारणा के अनुसार विवाह, ध्यान दीजिएगा,
हिंदू धारणा के अनुसार विवाह। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चुनाव किया है ऑप्शन नंबर बी का कि एक धार्मिक संस्कार है, और इस बात का आप सत्य मानेंगे, मैं भी सत्य कहूँगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा, मालूम है किसी को रूमानी मिलन क्या होता है? मालूम है किसी को? नहीं हाँ? सर। रोमांटिक यूनियन क्या होता है पता है आपको? ये तो मालूम होना चाहिए। रोमांटिक यूनियन ये एक स्वतंत्र संघ है जहाँ पे कानूनी और धार्मिक मान्यता या विनिमय के बिना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक रूमानी मिलन की क्रिया मानी जाती है। इसी को इंग्लिश में रोमांटिक यूनियन कहते हैं इसको। और एक संविदा होता है, ये भारतीय अनुबंधन एक्ट, आपने नाम सुना होगा इसी संविदा के रूप में 1872 अनुबंधन या इकरारनामा या एक कानून है जो बाध्यकारी समझौता है जो अपने पक्षों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, एक संविदा है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, पारंपरिक हिंदू धारणा। प्रश्न बहुत सरल था, बहुत ज़्यादा सरल था ये। ऐसे प्रश्न अगर अब आ जाएं तो लगभग सभी बच्चों का ही जीआरएफ आ जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। निम्न कथनों पर विचार करने के लिए हम लोग बात करेंगे और आपको कोड के अनुसार उत्तर का चुनाव करना होगा। पहला है कि एक स्वस्थ परिवार का अनिवार्य अभिलक्षण इसकी संहिता है। संहिता है। अब इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए आप लोग, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। जहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन की बात की है, आप समझने की कोशिश करिएगा। और फिर यही संहिता की क्या बोलती है, ज़रा देखिएगा ध्यान से, कि संहिता स्वस्थ पालन पोषण को बढ़ावा देती है। पालन पोषण को बढ़ावा देती है। दोनों सही है। अच्छा, और भी लोग जरा बताएं भाई। ऑप्शन ए यही आएगा। एक स्वस्थ परिवार का अनिवार्य लक्षण, ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ परिवार का लक्षण। आपको ये प्रश्न बहुत ही सरल है आपके लिए। एक स्वस्थ परिवार का लक्षण है ना। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और ये संहिता स्वस्थ पालन पोषण को बढ़ावा देने का लक्षण भी बता रही है इस संहिता। तो इसलिए आप कहेंगे कि इसकी व्याख्या भी आपका करेक्ट माना जाएगा। इसकी व्याख्या भी आपकी करेक्ट मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो सही जवाब माना जाएगा, पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। संकेत दीजिए आप लोग कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत समाज कार्य सेवा का पूर्वानुमान नहीं है। पूर्वानुमान, और ये प्रश्न है व्यक्तिगत सेवा कार्य का। पहले से की जाने वाली कल्पना, यही इसी को बोलते हैं ना, पहले से की जाने वाली कल्पना क्या कहलाएगी? पूर्वानुमान। बिल्कुल सही जवाब है। तो बताइए जरा, पहले से कल्पना मानव आदरणीय है, मानव परिवर्तित हो सकता है, प्रत्येक मानव का अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए, और प्रत्येक मानव परमात्मा का शिशु है। बताइए व्यक्तिगत सेवा कार्य में पूर्वानुमान नहीं कौन सा है? सर बी। मानव परिवर्तित हो सकता है। ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता ना, ये हो सकता है कि क्या। क्यों भाई, लोग आजकल धर्मांतर नहीं कर रहे हैं। आपको बीच में बता दूं, बहुत जगहों पे ऐसा हुआ, धर्म को उन्होंने परिवर्तित भी कर लिया, अपने आप को धर्म, दूसरे धर्म में चले जाते हैं वो। मानव परिवर्तित हो, धर्म की बात नहीं हो रही, मानव के परिवर्तन की। तो उसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जेंडर भी आजकल परिवर्तन हो रहे। ये तो ये व्यक्तिगत सेवा कार्य का पूर्वानुमान नहीं। की बात, व्यक्तित्व की, उसकी मानसिकता की, व्यवहार की बात नहीं। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, यहाँ आप लोग अच्छा बताएं, और भी कोई व्यक्ति बताए जरा, मैं उनका भी थोड़ा राय जानना चाहूँगा। बताएं क्या सही होना चाहिए? डी ऑप्शन
बी, बी डॉग। अच्छा डी, डी इज द राइट आंसर। प्रत्येक मानो, देखिए यहाँ पे अगर हमने एक प्रश्न बताया था, ऐसे प्रश्नों पर आप विचार भी करिएगा। आपको दो ऑप्शन मिल गए प्रत्येक वाला, ठीक है। बाकी में यहाँ पर इस पे अगर नहीं भी आता है, ट्रिक के माध्यम से अगर मैं चल रहा हूँ, तो आप इसको एलिमेंट कर दीजिए। ये हमेशा सत्य माने जाएंगे, ऐसी बात नहीं, ये सत्य भी है मैडम, ठीक है। मानव परिवर्तित हो सकता है, ये सत्य है आपका, और ये भी सत्य है। प्रत्येक मानव का अधिकार है उसकी बातों को सुनी जाए, और ये पूर्वानुमान की बात मानी जाती है। पूर्वानुमान लगाया जाता है, पहले से की जाने वाली कल्पना होती है। ये प्रत्येक मानव परमात्मा का शिशु है। मेरे कहने का मतलब है, जब आपको बता दूं, एक सिंपल सा उदाहरण लेकर बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई बच्चा डिसेबल का जन्म हुआ है, या कोई बच्चा डिसेबल है, आप जब कभी सर्वे करिएगा तो वहाँ पे मिलेगा डेटा आपको। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलता है, अगर आप पूछते हैं उनकी अपेक्षाएं क्या है बच्चे से, या आप अपेक्षाएं पूछते तो कहते हैं कि बच्चा हमारा जो है दैनिक जीवन की क्रियाकलाप कर ले और सही तरीके से समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, उनकी अपेक्षाएं होती हैं बेसिकली पेरेंट्स की। और जब हम पूछते हैं ये कि भाई ये देन किसकी है, आप ये किसकी देन मानते हो, ये भी एक पॉइंट है, मिसलेनियस में रखा गया है, मिक्स में ये पॉइंट रखा गया है। तो वहाँ पे जवाब आता है पेरेंट्स का ये कि सर ये ईश्वर का देन है। तो आप जरा मुझे बताइए कि जो डिसेबल बच्चा हुआ, तो क्या ये ईश्वर की भूमिका रही है कि उस व्यक्ति की भूमिका रही है? कोई बताना चाहेगा मुझे? यहाँ पे प्राथमिकता ईश्वर की देंगे कि व्यक्ति की खुद की देंगे, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके जो पेरेंट्स है, जो उसके परिवार है, जो उसका अभिभावक है। या तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वंशानुक्रम में कोई ना कोई बच्चे का हुआ होगा, तो यहाँ पे बच्चे देखने के मिले हमें डिसेबल। या तो ऐसा हो सकता है कि नियोनेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे बच्चे पर फर्क पड़ा है। या आप बात करें पोस्टनेटल के बारे में, तो हो सकता है उसके मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से डिसेबल के रूप में आया हो। अभी मैं आपसे बात करूं तो एक सतेंद्र लोहिया हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं सतेंद्र जी की, तो वो तो बाद में, आप लोगों को पता, बहुत लोग जानते भी होंगे सतेंद्र जी को अपने ग्रुप में। तो उनका तो जन्मजात तो था नहीं, उनके जन्म के बाद का था, वातावरणीय प्रभाव था उनका। डॉक्टर ने सही तरीके से इंजेक्शन नहीं दिया था, इसलिए से उनका दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। समस्या ये होती है। तो यहाँ प्रत्येक मानव के परमात्मा का शिशु है, ये पूर्वानुमान नहीं है, ये समाज व्यक्तिक सेवा कार्य के अंतर्गत एक पॉइंट था। यहाँ पे आपका प्रश्न था तर्क पर कि आप जानते कितना हो इसके बारे में, और ये पॉइंट सही है कि प्रत्येक मानव परमात्मा का शिशु है। पूर्वानुमान इसमें क्या लगाओगे आप बताइए इस पॉइंट में? देखा जाए तो ये नहीं सोचते हैं, बिल्कुल है, ये नहीं है, यही आपका करेक्ट जवाब भी है, यही आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17। अब हमने पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 से मैच करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप सबको मालूम होगा, फ्रायड का है। अब यहाँ पे कंपोनेंट है 1920 का, ये फैक्ट है प्रश्न। अहम मनोविज्ञान अन्ना फ्रायड का है, और ये इन्होंने कब रिप्रेजेंट किया था तो आपको बता दूं, सन 1980 में। बचा हमारे पास आर्थिक घटक, तो आर्थिक घटक आया था 1930 में, और बचा एक स्वयं को लेकर निरंतर अननोन क्रिया तक, यानी रेसिप्रोकल तक, तो ये बात आती है 1940 की। तो ये एक अवधारणा थी, ये कॉन्सेप्ट है नहीं कि आर्थिक घटक की बात नहीं है यहाँ पे। आर्थिक घटक हर जगह एक कंपोनेंट है, ये घटक है, ये हर जगह लागू होता है आर्थिक के पक्ष में। तो ये कोई नाम एग्जैक्ट नहीं है, नहीं नाम किसी का नहीं आएगा सर। स्वयं को लेकर निरंतर अननोन क्रिया तक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें आती है। अगर व्यक्तिक सेवा कार्य की अगर हम पढ़ते हैं तो व्यक्तिक सेवा कार्य व्यक्ति और समाज, तो व्यक्ति और समाज यानी व्यक्ति को लिया है, समाज को नहीं लिया है, तो ये हैमिल्टन का नाम आता है। और जब हम परिभाषा की बात करते हैं व्यक्ति और समाज की लेकर कि
कि एक अननोन क्रिया या अननोन सरित के रूप में जाना जाता है, या पारस्परिक के रूप में जाना जाता है, या रेसिप्रोकल के रूप में जाना जाता है, तो मैरी रिचमंड का नाम। एमपीपीएससी आयोग ने हैमिल्टन को माना था। 23 जनवरी 2021 को 2022 को पेपर हुआ था, है ना, तो वो हैमिल्टन को माना था, परंतु स्टेटमेंट नहीं थी, विशेषता से लेकर लिया था प्रश्न को। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन बता दीजिए एक बार, मैंने ऑप्शन बताया नहीं आप लोगों को। सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है सर, समझते रहिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम लेते हैं। हमारे सामने एक सवाल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न है कि वैयक्तिक सेवा कार्य का नियम क्या आत्म मूल्य को स्पष्टीकरण, निर्धारण या आत्म निर्धारण किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वैयक्तिक समाज कार्य के संबंध में पॉइंट्स दिए गए हैं। वैयक्तिक सेवा कार्य का जो नियम होता है वो बेसिकली आत्म निर्धारण का होता है। वैयक्तिक सेवा कार्य का अगर हम टूल्स की बात करते हैं या उसके उपकरण की बात करते हैं तो वो स्पष्टीकरण को रिप्रेजेंट। हाँ, वैयक्तिक सेवा कार्य के पूर्वानुमान की बात करते हैं, जैसा कि भी हम लोगों ने पिछले लास्ट क्वेश्चन में देखा भी है। तो पूर्वानुमान जो प्रक्रिया थी वो बेसिकली आत्म मूल्य को थी, और प्रक्रिया की बात होती है तो निर्धारण की। यही आपका सही हो जाएगा। जरा मुझे बताएं इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, सही। व्यक्तिगत समाज कार्य में स्नेही आगंतुक को फ्रेंडली विजिटर बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। फ्रेंडली विजिटर की एक किताब आई थी, किसी को याद है? फ्रेंडली विजिटर, मैरी रिचमंड। वेरी गुड, 1899 ओके, 1899, वेरी गुड। 1899 में फ्रेंडली विजिटर को लेकर मैरी एलन रिचमंड के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न था। सोशल डायग्नोसिस 1917 में आए थे, है ना। इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। ठीक है, व्हाट इज़, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ सोशल केस वर्क के बारे में, तो उनकी किताब जो आती है मैरी रिचमंड की, वो आती है 1922 में। 1922 में। हालांकि इन्होंने एक चाइल्ड मैरिज की भी किताब लिखा था, मैरी रिचमंड ने चाइल्ड मैरिज की भी एक बुक किताब लिखा था 1925 में। उतनी फेमस नहीं रही मैरी रिचमंड की किताब ये वाली। ठीक है, याद। वार एंड फैमिली जो है बात किया था, वॉर एंड फैमिली करके एक किताब लिया था इसने 1918 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैरी रिचमंड के बारे में। ये अमेरिकन सोशल वर्कर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने इस पॉइंट में क्या बातें कही हैं जरा मुझे बताइए। अमेरिका वाला आएगा? हाँ, अमेरिकी दान संगठनों द्वारा अभिलक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब, यही सही है आपका, है ना। ये अमेरिकन सोशल वर्क प्रोफेशनल हैं भी, और इन्होंने इस पे एक्टिविटी भी किया है, स्नेही आगंतुक पे इन्होंने इस पे कार्य भी किया है मैरी रिचमंड ने। मैरी रिचमंड मेल है, सॉरी फीमेल है। मैरी रिचमंड क्या है? फीमेल एक नाम है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सोशल वर्क के बारे में अगर सबसे पहले कोई बात करता था तो जेम्स एडम्स ने किया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाद में अगर भूमिका किसी की आई है तो वो मेथड्स वगैरह को लेकर केस वर्क में, तो वो मैरी रिचमंड की भूमिका आई है। इस चीज़ को जेम्स एडम, हाँ, जेम्स एडम की भूमिका जो है सोशल वर्क में, अगर किसी व्यक्ति का नाम आया है, एक कोई म्यूट नहीं है। भाई एक बार कोई म्यूट हो जाइए। देखिए आवाज़ बैकग्राउंड आप लोगों की आ रही थी, अगर आप बोल रहे हैं तो म्यूट हो जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जेम्स एडम्स के साथ समाज कार्य में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आया है लेकर परिभाषा वगैरह को लेकर, तो जेम्स एडम्स विद्वान लेकर आए हैं। और जेम्स एडम के साथ व्यावसायिक समाज कार्यों की अगर कोई भूमिका जाना जाता है तो वो मैरी रिचमंड को। मालूम आपको बता दूं, व्यावसायिक समाज कार्य की माता किसको कहा जाता है?
व्यावसायिक समाज कार्य की माता किसको कहा जाता है? मैरी रिचमंड को हाँ, मैरी रिचमंड को कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। केशवर की जन्मदाता या फिर माता। जेम्स एडम्स नाम पढ़ा था मैंने। जेम्स ने बताया भाई, सोशल वर्क है ही है। सोशल वर्क के बारे में ब्रॉड लेवल पर जेम्स एडम्स ने ही तो बात किया है सोशल वर्क में, लेकिन सोशल वर्क के साथ अंतर्गत क्या केस वर्क में मैरी रिचमंड, बता रहे हैं केस वर्क में मैरी रिचमंड, तो केस वर्क में मैरी रिचमंड है। केस वर्क, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। चाइल्ड मैरिज का आपने 1925 बताइए, 1918 का था। 1918 में फैमिली एंड वॉर करके एक किताब लाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। व्यक्तिगत समाज सेवा कार्य साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण, बताइए, उपकरण, विधि, तकनीकी क्या है? टेक्निक भाई टूल्स भी आ सकता है, टेक्निक भी आ सकती है, मेथड भी है, सभी नहीं होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा भाई। व्यक्तिगत सेवा कार्य साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में भी हो सकता है, उपकरण के रूप में भी हो सकता है, टेक्निक के रूप में भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, बताएं जरा मुझे। क्या चीज़? विल्सन एंड राइलैंड, कोनोप्का इज द राइट आंसर होगा, कोनोप्का इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग कि सोशल ग्रुप वर्क में हेल्पिंग प्रोसेस की किताब के बारे में अगर कोई बात किया है तो जेसल कोनोप्का ने बात किया है। और याद रखिएगा एचबी ट्रेकर के बारे में, सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के बारे में बात किया है। फिलिप्स एचयू की बात करें तो अर्बन सोशल वर्क के बारे में बात किया है। विल्सन एंड राइलैंड जी के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, द क्रिएटिव यूज़ ऑफ द सोशल प्रोसेस के बारे में बात किया है। ये जो है विल्सन एंड राइलैंड ने, याद रखिएगा ये चारों के चारों नाम इनकी किताबों का। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार हमें देखने को मिला है। देखिए कोई बच्चा शायद ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहा है ना? चले आगे बात करते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बताइए एक बार। जी सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और 22 क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है YMCA, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, एक लाइन बताया भी हूँ कि यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, है ना? तो यहाँ पे आप नाम बताइए जरा किसका नाम आएगा। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा स्टार लगा के, कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा इसको। बताइए। दूसरा आएगा सर, जेम्स एडम्स आएगा। जेम्स एडम्स आएगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज विलियम का नाम आएगा। जॉर्ज विलियम ने इसके बारे में बताया था 6 जून 1844 लंदन यूके में, लंदन यूके में 1844 में। YWCA की बात करें, अब देखिए वुमेन्स की बात हो गई, यंग वुमेन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन 1855 में इसको लाया गया था। और अगर हम बात करते हैं इसमें भूमिका को लेकर, किसकी भूमिका को लेकर, तो किस विद्वान की रही है, तो आपको बता दूं श्रीमती किन्नार्ड एवं मिस रॉबर्ट की भूमिका रही है। ऑप्शन नंबर आपका 3 से मैच करेगा। क्लियर हो रहा है? ये भी यूके में था, ये यूके में था, हाँ जी, यूके में ही है ना ये भी? हाँ, ये भी यूके का ही है, ये भी लंदन यूके का ही है। व्यवस्थापन आंदोलन मैंने बढ़ा चुका हूँ, 1880 के दौरान की बात है ये।
और यहाँ पे भूमिका किसकी आएगी? जेम्स एडम्स। हाँ ठीक है। क्रीड़ा स्थल एवं मनोरंजन आंदोलन की बात करें अगर हम लोग, तो ये 31st शताब्दी में आई थी। और यहाँ पे अगर हम नाम लेते हैं तो किसका नाम आएगा बताइए जरा? मनीषा लिखा हुआ है। करे जेविस्का, नाम बड़ा अजीब गरीब है भाई। ये क्रीड़ा स्थल एवं मनोरंजन आंदोलन, ठीक है। तो इसे आप भी नोट करके रखिएगा। ये भी सम्मिलित करने वाला जो प्रश्न था, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग इस पे। क्रीड़ा स्थल एवं मनोरंजन आंदोलन, ठीक है। चलिए, इसके संबंध में ये जानकारी आप लोगों को रखनी है। मनोरंजन फुल फॉर्म बता दीजिए जरा इसको। किसका फुल फॉर्म बता दो? क्रीड़ा स्थल वाई यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक समूह कार्य में मूलभूत दक्षता, दक्षता का मतलब कौशल होता है, कौशल, स्किल। पढ़ा चुका हूँ कि नहीं बताइए जरा एक बार। हाँ, अब मुझे जरा बताइए 23 का जवाब आप लोग। डी आएगा सर इसका जवाब। वेरी गुड, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अर्थपूर्ण संबंध की दक्षता, कार्यक्रम विकास की दक्षता, संप्रेषण की दक्षता, नेतृत्व की दक्षता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, डी आपका राइट होगा। सामाजिक समूह कार्य प्रणाली के उद्देश्य, देखिए मैं बता चुका हूँ, इसको भी बताइए। उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तिवादिता होगा, पारस्परिक संबंध की भावना का विकास, भागीदारी की क्षमता का विकास, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कार्य दीजिए, उम्र 3 में से बताइए मुझे कौन सा है। बी आएगा सर, बी 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 डी डी सर, डी डी सर, बी आएगा सर, बी। ओके ओके, और सर डी आप नहीं बात भी देखो। व्यक्तिवादिता आपने यहाँ पे ये सोच लिया, मैं समझ गया आपने क्या सोचा, भेदभाव यहाँ पे सोच लिया, ठीक है, भेदभाव आपने सोच लिया, ठीक। एक होता है वस्तुगत, समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में हमें भेदभाव देखने को मिलता है और ये गलत होता है हर जगह। व्यक्तिगत, वस्तुगत हमेशा हम करते हैं, ये पक्षपात रहित होता है, पक्षपात रहित होता है, तो हम कहते हैं ये वस्तुगत है। मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि अगर आप ग्रुप में काम करते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति की समस्या अगर हमें देखने को मिल जाती है तो उसे हमें छोड़ना नहीं है, उसको साथ लेके चलना है। उसका उद्देश्य बेसिकली व्यक्तिनिष्ठता को लेकर भी है, व्यक्तिनिष्ठता को लेकर भी है। तो व्यक्तिवादिता आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, और आभाषा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा, है ना। इस तरह से लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक मतलब उसके ऊपर काम करना है, हाँ। प्रति व्यक्ति के। सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ, बताइए जरा भाई। मैंने एचबी ट्रेकर के और डगलस के 14 बताए थे। एचबी ट्रेकर ने नियोजन समूह संगठन का सिद्धांत, विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता का सिद्धांत, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत, निर्देशित समूह सहभागिता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक समूह और आत्मनिर्णय का सिद्धांत, लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत, संसाधन उपयोग का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? सर डी नहीं होगा। हाँ, सदस्यों के प्रति उदासीनता की भावना का जो सिद्धांत होगा, उदासीन तो नहीं रहे होंगे आप लोग। यही ऑप्शन सही है आपका, डी। थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड रखिएगा जरा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट और चलिए शुरुआत करते हैं।
तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या है 25 का? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 26 का, निम्न में से वह क्या है जो कि समुदाय एक व्यवस्था के रूप में अंश नहीं है? बताइए जरा। आपको बता दूं 3 सब सिस्टम होते हैं, मालूम है किसी को? 3 सब सिस्टम। नहीं सर। ओके, अब तो नहीं आएगा सर इसका। इकोनॉमिक सब सिस्टम होता है एक पॉलिटिकल सब सिस्टम होता है, एक सोशल सब सिस्टम होता है। ये 3 सब सिस्टम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। परंतु सवाल यहाँ पे हमारा है कि समुदाय एक व्यवस्था के रूप में, समुदाय एक व्यवस्था के रूप में अंश नहीं है। तो व्यवस्था के रूप में जनसंख्या भी होगी, साझा संस्थान और मूल्य भी करेंगे, सूचना और संसाधन का स्थिति का पता भी लगाएंगे, व्यक्ति और संस्थाओं के मध्य जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया करेंगे, व्यक्ति और संस्थान के बीच में। ये समुदाय की बात हो रही, समुदाय एक व्यवस्था के रूप में अंश नहीं है। देखिए, व्यक्ति और संस्था के बीच में होनी चाहिए भूमिका, ये सत्य है, लेकिन रेसिप्रोकल की भूमिका यहाँ पे बात नहीं करती। तो ये बात करेगी सोशल वर्कर अगर होता, एक मिनट होल्ड रखिएगा। हाँ जी, मैं बस आ रहा हूँ ना, एक मिनट। तो यहाँ पे आपका जो है सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थान के अकॉर्डिंग होता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, व्यक्ति के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा समुदाय अपने प्रकारों की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है? यहाँ पे समुदाय अपने प्रकार ही की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ऐसा समुदाय जिसमें कुछ प्राथमिक संबंध विद्यमान होते हैं, तो ये तो सत्य है, असमर्थ की बात है, आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है ना। एक ऐसा समुदाय जो तुलनात्मक तौर पर स्वैत हो, सही है, होता है, यहाँ पे आवश्यकता को पूरा हो सकती है। एक ऐसा समुदाय जिसमें समस्या से जूझने की क्षमता और उसको हल करने की लिए कार्यों की क्षमता हो। देखिए, समस्या जूझने की क्षमता, ये क्या कोई बात तो थोड़ी ना है इसमें कि ये समुदाय और अपने प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। तो यहाँ पे समस्या का जूझने की क्षमता और उसको हल करने की कार्य की क्षमता। अच्छा, और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये हो सकता है। और ऐसे समुदाय जो अत्यंत बृहद हो, जब अत्यंत बृहद होगा तो कहाँ पर होगा? तय। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा कि सी? डी। सर सी में तो क्षमता बता ही गई। हाँ, डी आपका करेक्ट रहेगा, डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है उत्पादन वितरण की बात करना, सामाजिकरण की बात करना, सामाजिक नियंत्रण की बात करना, सामाजिक भागीदारी की बात करना, पारस्परिक समर्थन की बात करना, ये तो इसका आवश्यकता को पूरा करता है। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बृहद स्तर पर कार्य नहीं हो पाएगा सही तरीके से ज़्यादा जनसंख्या पे, इसीलिए तो सैंपलिंग निकालने के लिए बात की गई है रिसर्च में। कम्युनिटी वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एक किताब है, किसकी है? ऑथर डनहम की है। ओके, ऑथर डनहम सोशल वेलफेयर में आते हैं, ये याद रखिएगा। मुर्रे जी रॉस किस में आते हैं? द मार्वस एक किताब थी मुर्रे जी रॉस की, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं की किताब है। और एक किताब है जो है मार्वलस एथरो जो है एरो स्पेस इंजीनियर, ये एक किताब है। परंतु जितनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाली, इसको ध्यान रखिएगा। और केडी गाग्रेट की मैंने अभी बताया भी है, सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया की किताब एक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और इनकी किताब थी जो है डेमेंशिया, हाँ, और एक इनकी जो है डिमिनिशियल ऑफ सोशल वर्क भी किताब इन्हीं की है। एम.एस. गोरे की बात करते हैं, एम.एस. माधव सदाशिव गोरे इनका पूरा नाम है।
सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट इनकी किताब है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। भारत वर्ष में शहरी समुदाय विकास सेवा का प्रारंभ निम्न में से किया गया था। अमेरिकन फ्रेंडली सर्विस कमेटी है, यूनिसेफ है, भारत सरकार है, फोर्ड फाउंडेशन है। ध्यान रखिएगा ये जो भारत सरकार के द्वारा आई थी JNN जिसको आप बोलते हो जवाहरलाल नेहरू नेशनल रूरल अर्बन मिशन 2005 में भारत सरकार के द्वारा 1958 और 60 के दौरान में, तो ये शहरी समुदाय विकास सेवा में इसकी एक अहम भूमिका रही है ना। और अगर हम बात करें, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फोर्ड फाउंडेशन जो है ये इंडिया, नेपाल, श्रीलंका 3 देशों में ये बेसिकली फोर्ड फाउंडेशन रहा। 1952 में इसकी स्थापना की गई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो भारत सरकार में सबसे ज़्यादा रहा था कम्युनिटी में लेकर, वो उसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1952 में स्टार्ट किया गया था, 1952 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा। और अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी जो है ये बेसिकली 1917 की है, याद रखिएगा 1917 की है। यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946, आपको मालूम होगा 1946। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रन जो है फंड के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा यहाँ पर बी वाला, ठीक है। देखिए सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा। आपको अगर हम बात करते हैं ICDS के बारे में, 1975 में चलाया गया था। भाई 6 वर्षों से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माता, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज देना था इसका। आंगनबाड़ी भवनों में, कार्यालयों और गोदामों का निर्माण करने में ऋण प्रदान करने की बात करता था ICDS, आप जानते हैं। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। सर्व शिक्षा अभियान 2001, ये भी भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान 2001, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी को लाना था, ठीक है। और हम बात करें विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम था एक, और केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना में प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 2007 से इसमें जो है अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। और आपको बता दूं कि जो विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम रखा गया था वो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था, 1995 को स्टार्ट किया गया था। साक्षर भारत सितंबर 2009 को स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया, है ना। ग्रामीण की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अप्रैल 2005 को। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था, ये भारत सरकार का ही तो है सब कुछ। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया था। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बताइए जरा। मिशन इंद्रधनुष की बात करें, मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को इसको लाया गया था, है ना। जहां उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना था जो पूर्ण और आंशिक रूप से जो है 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लग पाता था, तो उसको जो है बेसिकली मिशन इंद्रधनुष के तहत उसको टीके प्रोवाइड किए जाते थे। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों से संबंधित था, जहां उनको पेंशन दिया जाता था लोगों को, है कि नहीं। ये सारी योजनाएं थी और बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं बात करूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक है, जानते हैं आप लोग, ये भी भारत सरकार के द्वारा ही लाया गया था। 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना था, 17 मई 2017 को, है ना, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना था फरवरी 2019 को, ठीक है, ध्यान रखिए। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को BPL परिवारों को निःशुल्क LPG कलेक्शन प्रदान करना था, मालूम होगा आप लोगों को, 2016 का। सेतु भारतम योजना की बात करें तो 4 मार्च 2016 का था, है ना। प्रधानमंत्री फसल 13 जनवरी, ठीक है। और जो है स्वर्ण ब्रांड योजना एक था 5 नवंबर 2015 को, है ना। बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। इन योजनाओं पर मैं थोड़ा सा आप लोगों से जो है जिक्र करूंगा, एक बार एक क्लास लूँगा
केवल योजना का नाम होगा और उसका प्रारंभ की तिथि होगी, और उसमें सिर्फ 1 या 2 लाइन में मैं आपको उद्देश्य के साथ आपको एक PDF लेकर आऊँगा। ठीक है, जल्द ही। चल आगे बढ़ता हूँ। भारतवर्ष में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम परियोजना निम्न में से कौन सी थी? अब ये परियोजनाएं थी, मैंने आपको पढ़ाया भी है, बता भी चुका हूँ, बहुत सारी योजनाएं हैं, परियोजना, प्रोजेक्ट योजना वगैरह। तो ये सामुदायिक विकास को लेकर थी। सामुदायिक विकास बेसिकली इसका नाम 2 अक्टूबर 1952 में रखा गया था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है आप लोगों को। पहले ग्रामीण विकास था, तो सेवाग्राम परियोजना जो था 1920 महाराष्ट्र में चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। गुड़गांव परियोजना की बात करूँ तो 1966 से शुरू किया गया था, 85 में बेसिकली समाप्त हो गया। श्री निकेतन परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1920 में टैगोर के द्वारा चलाया गया था पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और इटावा परियोजना ये मेयर के द्वारा चला गया, और यही पहला है भारतवर्ष में सामुदायिक विकास की सर्वप्रथम परियोजना कौन थी? इटावा परियोजना थी, जो मेयर के द्वारा 1948 में चलाया गया था गोरखपुर जिले से। ठीक है, ये पहला रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा, समाज द्वारा समाज कार्य अनुसंधान एवं सामाजिक विकास अनुसंधान में बड़ा अंतर नहीं है। समाज कार्य शोध और सामाजिक विज्ञान शोध में बड़ा अंतर नहीं है, बताइए। सत्य है भाई, सामाजिक विज्ञान शोध और समाज कार्य शोध एक ही प्रकार के सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर व्याख्या होगी। ठीक है, समाज कार्य में परिवर्तों की संक्रियात्मक से तात्पर्य क्या हो सकता है? परिवर्तों से परिमेय बनना होता है। यहाँ पे पूछा है परिवर्तों की संक्रियात्मकता से परिमेय बनाना। देखो यहाँ पे ये भी होगा, परिवर्तों को समझने में सरल बनाना ये भी होगा, तार्किक क्रमों को व्यवस्थित करना भी होगा, शोध के लिए उपयुक्त बनाना भी होगा। यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? परिवर्तों की संक्रियात्मकता से मतलब अगर हम जाने तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, तार्किक वाला, क्रमबद्धता से व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे एक परिणात्मक शोध में चयन प्रतिचयन, जिसको हम सैंपल कहते हैं, उपयुक्त प्रणाली में यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। क्या सही है ये? देखिए, एक प्रोबेबिलिटी होता है, आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी। हाँ, एक सैंपल रैंडम होता है जो यहाँ पे दे दिया, एक स्तरीकृत होता है, एक क्षेत्र होता है, इसी को समूह कहा जाता है, गुच्छ भी बोला जाता है इसी को, और एक होता है व्यवस्थित। ये प्रोबेबिलिटी हैं जहाँ पे संभावनाएं हैं। एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें कोटा होता है, आकस्मिक होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, स्नोबॉल होता है, निर्णायक होता है, सुविधानुसार होता है, घनीभूत होता है, और आपका बहु अवस्था का भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि सांख्यिकी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है जो साधारणीकरण संभव हो, बल्कि साधारणीकरण संभव हो। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा यहाँ पर 33 का। प्राथमिक आंकड़े का अर्थ क्या बनना चाहिए, बताइए जरा। एक क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 34। सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? मानक विचलन या माध्य? केंद्रीय प्रवृत्ति है। माध्य होगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, माध्य करेक्ट होगा, जिसको एवरेज कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति है। प्राथमिक आंकड़ों का अर्थ क्या होगा? शोध के माध्यम से समग्र की गई जानकारी, एकत्र की गई जानकारी, सर्वेक्षण, फोकस समूह, चर्चा इत्यादि चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं प्राथमिक आंकड़ा में। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? अतीत में किसी और ने एकत्र किया है आंकड़े, जैसे इंटरनेट, अखबार और लेख और रिपोर्ट ने। यहाँ पे अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े को ही कहेगा
कहा जाएगा प्राथमिक आंकड़े, अनुसंधान करता। और दूसरा कोई व्यक्ति अतीत का करेगा तो वो द्वितीय का आंकड़ा हो जाएगा। बताइए, एक गैर सरकारी संगठन निम्न के अंतर्गत पंजीकृत होता है। भारतीय दंड संहिता 1860, औद्योगिक अधिकरण अधिनियम 1947, संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 बी सर, बी और IISE कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। डी हो जाएगा, आएगा सर। अरे भाई सी कहाँ से होगा? यह गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत पंजीकृत कौन होता है? यही होता है ना 1860 वाला, संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है ना। बी बताया ना, बी बताया। ओके ओके। प्राचीन भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा संसाधनों का सर्वप्रथम निम्न में से स्वीकार किया गया है। कौटिल्य को, शुक्राचार्य को, सम्राट अशोक का, हर्षवर्धन को। अशोक सम्राट। भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा साधनों का सर्वप्रथम स्वीकृति कौन दिया है? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के निम्न में से धन उपलब्ध नहीं कराता। किसको धन उपलब्ध नहीं कराएगा? एक तो देखिए महिला छात्रावास को देगा, परिवार परामर्श केंद्र को भी देगा, ICDS को भी देगा, है ना। ए अवकाश गृह को नहीं, कार्यक्रम को नहीं देता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा 38 का। ठीक है। अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा एक अधिनियम आया था, मैंने पढ़ाया भी है, रूजवेल्ट के द्वारा। रूजवेल्ट के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष स्वीकृत की गई? एक देखो 1968 है, 1986 है, 2019। 86 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ आगे बात। का क्या बता रहे थे आप? अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सबसे पहले उसने दिया था, अधिनियम लागू किया था रूजवेल्ट ने। ठीक है, आगे बात कर लीजिए। ग्राम क्षेत्रों में कल्याण संबंधी गतिविधियों निम्न में से किसके बाधा नहीं पड़ती है? गतिविधियों में निम्न में बाधा नहीं पड़ती। धन की कमी में, नेतृत्व के अभाव में, जनसंख्या आवश्यकताओं के संबंधित आंकड़ों की कमी में। ऑप्शन नंबर 1 बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि ग्राम क्षेत्रों में कल्याण संबंधी गतिविधियों में निम्न में से बाधा नहीं पड़ती है जनसंख्या की आवश्यकता संबंधी आंकड़ों की कमी में, बाकी पर पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से वह क्या है जो सामाजिक विकास की ओर प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित नहीं करता? जीवन की गुणवत्ता, बी होगा, जीवन की गुणवत्ता होगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामाजिक विकास की ओर प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा। देखिए ये जीवन की गुणवत्ता, सर ये डी हो जाएगा, न्याय। हाँ नहीं, न्याय और उसके साथ समृद्धि तो ग्रोथ एंड जस्टिस है ना, पड़ता है। तो सारी चीजें तो उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्देश करता है न्याय, जस्टिस। राष्ट्रीय व्यापार आएगा ना। तो राष्ट्रीय व्यापार प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है सामाजिक विकास की ओर। नहीं, राष्ट्रीय व्यापार तो होता तो है, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। डायरेक्ट ही होगा ना, इनडायरेक्ट होगा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सोशल इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट पड़ेगा ना। तो इफेक्ट नहीं है, सामाजिक विकास की ओर से प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं करता, डायरेक्ट नहीं उसको निर्देश देता है, डायरेक्ट गाइडेंस नहीं देता, देता तो है। जीवन की गुणवत्ता पे बेसिकली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी प्रगति पर लागू हो सकता है, ये चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग, सामाजिक विकास की ओर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, जीवन की गुणवत्ता। सर मुझे 40 वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। किसका? 40 उसके ऊपर वाला। जनसंख्या की आवश्यकता संबंधी आंकड़ों की कमी में बाधा नहीं पड़ती है गतिविधियों में।
भाई ग्राम के क्षेत्र में कल्याण संबंधी गतिविधियों में निम्न के द्वारा बाधा नहीं पड़ती। तो जनसंख्या की आवश्यकता के संबंध धन की कमी होगी तो बाधा पड़ेगी, नेतृत्व का अभाव होगा तो भी पड़ेगी। धनी की कमी, नेतृत्व का अभाव, निर्धनता, ये सब बाधा पड़ेगा। तो पड़ेगी ना। हाँ, तो जनसंख्या थोड़ी ना पड़ेगी भाई, यहाँ पे पड़ा है कि बाधा नहीं पड़ती, सिर्फ अच्छा, बाधा नहीं पड़ती, तो जनसंख्या की आवश्यकता के संबंध में है ना। विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट निम्न में से प्रकाशित किया है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड 11 दिसंबर 1946। हाँ, 11 दिसंबर 1946। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 को, यही सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए बात किया गया है, 3 दिसंबर 1949 को आया था। धारणी विकास का मुख्य केंद्र निम्न में से चारों ओर होता है। चारों ओर होता है। बी, आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण करना, निर्धनता का निवारण करना। मुख्य केंद्र, शिशु मित्र को मूलधन, निरक्षरता। मुख्य केंद्र ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। आने ये मुख्य केंद्र निम्न में से चारों ओर होता है। जो निरक्षरता है उसको दूर करना, ये सबसे मेन उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है। फिर आपने बताया था ये धारणीय विकास का कैसे बता दीजिए। धारणीय विकास का मुख्य केंद्र क्या बताया था मैंने? ये क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये, धारणीय विकास। इसका ऑप्शन तो बी होगा ना सर, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा ना, तो ये सब में आ जाएगा, ये सारे ऑप्शन इसी में आ जाएंगे ना। देखिए ये सबसे चारों ओर की बात कर रहा है। सबसे अहम बात हमें ढूंढना है, मुख्य बात कौन सा, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है। और सबसे अच्छी मुख्य केंद्र की बात करें तो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, निरक्षरता को दूर करना है हमें। तो इसका सबसे अहम भूमिका ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, है ना, सी। ठीक है मैडम, ऐसा नहीं कि बी। अरे भाई निरक्षरता को दूर अगर होगा तो लोग साक्षर बनेंगे, लोग ऑटोमेटिक जागरूक हो जाएंगे, वो पीढ़ियों के बारे में, कल्याण करने के बारे में सोचेंगे खुद। ठीक है, यहाँ पे सबसे प्राथमिकता केंद्र में कौन है, तो निरक्षरता को दूर करना है। अब देखिए ये प्रश्न है गद्यांश का, है ना, अभी नहीं आया है। भारतवर्ष में सामाजिक विकास अधिक प्रगति करने में सफल रहा है, इसका सबसे सामान्यकरण क्या है, बताइए। संसाधनों का अभाव। भारतवर्ष में सामाजिक विकास अधिक प्रगति करने में असफल रहा है, सामान्य कारण है जब संसाधन है ही नहीं, रीजन से ये तर्क पर प्रश्न है, कारण को लेकर। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली रणनीति को सम्मिलित किया गया है। पानी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। हाँ, न्यायपूर्ण और न्यूनतम आवश्यकता वाला कार्यक्रम। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, मेडिकल एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, 1970। हाँ, 1971। अब ये प्रश्न आप लोग करिएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख कर फिर आंसर करिएगा। 3 ही क्वेश्चन है, हो तो जाएगा तेज़ी से, लेकिन आप लोग भी कुछ करिए, ठीक है ना। एक बार इसको करके मुझे बताइएगा
तो फिर मैं जो है नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। वो डालो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना।